उनके बंगले को छीन लिया, उनका मंत्री पद जो वो डिजर्व करते थे उस मंत्री पद को भी छीन लिया। लेकिन आज वो सभी चीज़ें चिराग पासवान के पास हैं जो उनके चाहिए था। कभी पशुपति पारस गुट में थी, उनको लेकर के भी चर्चा चल रहा था कि उनको जो उनके पिता यानी रामविलास पासवान जो थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उन्होंने जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया था वो शायद चिराग पासवान का समर्थन करें। चिराग पासवान की जब पार्टी टूट रही थी तब वीणा देवी पर चिराग पासवान को भरोसा था। प्रिंस पासवान का टिकट कट गया, उनके जो बाकी सांसद थे वो जब देखे अंत समय में उन सबको लगता था कि पारस जी को टिकट मिलेगा, 5 सीट पर हम लड़ जाएंगे, लेकिन जब देखा कि नहीं चिराग पासवान का पलड़ा भारी चल रहा है तो खुद पशुपति पारस का भी टिकट कटा, उनके भतीजे का भी टिकट गेट गया। लेकिन जिस तरीके से वो दूर दूर तक नजर नहीं आए, उनके तमाम जो चाहने वाले थे वो भी नजर नहीं आए। इससे स्पष्ट रूप से संदेश गया कि पशुपति पारस अपने आप को एनडीए से अलग कर चुके हैं। तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है, और वहां पर अपना कैंडिडेट बीजेपी ने तैयार कर लिया है। अब तरारी में इसी सुनील पांडे को उतारने की तैयारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस के पास में है वो कर सकती है। और यहाँ से कौन उतार सकता है, यहाँ से तेजस्वी यादव अपने गठबंधन में शामिल करेंगे और वहां से वो उतार सकते हैं। तो एनडीए में पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला, राज्यपाल भी बनाने की चर्चा चल रही थी लेकिन राज्यपाल भी नहीं मिले। मतलब कहा जाए तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर पशुपति पारस को फेंक दिया गया है। पारस अब बहुत बड़ा कोई मतलब चमत्कार भी नहीं कर देंगे एनडीए गठबंधन में कि उनको रखा जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये मुद्दा गरमाया है। लोकसभा चुनाव में पारस को एनडीए से भी झटका लगा और अपने भतीजे से भी झटका लगा। जिस तरीके से एनडीए से उन्हें एक भी सीट नहीं मिली और इसके बाद चिराग से भी उनकी भिड़ंत हो गई। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं भतीजे के साथ हूँ, प्रचार प्रसार में साथ रहूंगा, उसमें भी वो साथ नहीं दिखे। लेकिन अब पारस जो है दावा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद वो दावा किए कि उपचुनाव लड़ेंगे, जो 4 सीटों पर वो उपचुनाव होना है। ऐसे में ये भी बातें निकल कर आ रही है कि आरजेडी के तरफ से, याद करिए तो तेजस्वी के तरफ से उनको खुला ऑफर मिल रहा है, चिराग से वो बदला निकालेंगे, एनडीए से बदला निकालेंगे। इसी सब तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश है। देखिए, आज का मुद्दा है पारस उपचुनाव से करेंगे अपनी नई पारी की शुरुआत, तेजस्वी से मिल गया खुला ऑफर, चिराग को डैमेज करने की पूरी तैयारी। अच्छा, क्या हो रहा है ये इस तरीके से? देखिए, पशुपति पारस को बदला लेना है, बदले की राजनीति उनको करना है। बदला किससे लेना है? तो अपने भतीजे चिराग पासवान से, क्योंकि चिराग से कभी पशुपति पारस ने उनकी पार्टी को छीन लिया, उनके बंगले को छीन लिया, उनका मंत्री पद जो वो डिजर्व करते थे उस मंत्री पद को भी छीन लिया। लेकिन आज वो सभी चीज़ें चिराग पासवान के पास हैं जो उनके चाहिए था। 2020 के बाद, चिराग पासवान के पिता के निधन के बाद से चिराग को ऐसा लगता था कि वो जो उनके पिता की एक विरासत बनाई गई थी वो विरासत छीन लिया गया उनके चाचा पशुपति पारस के द्वारा। पशुपति पारस ने चिराग पासवान की पार्टी को 2 धड़े में बांट दिया। एलजेपी को, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और दूसरी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनकर रह गई। जो सांसद कभी पिता के साथ रहा करते थे उन सभी सांसदों को कान भर कर उन्होंने अपने तरफ खींच लिया। लेकिन आज क्या हुआ? चिराग पासवान का पेशेंस, चिराग पासवान की रणनीति और चिराग पासवान के लंबे इंतजार के बाद आज क्या है? सब कुछ चिराग पासवान के पास है। चिराग पासवान के पास वो सभी 5 सांसद आ गए हैं, 5 सीटें उनको मिली थी, 5 सांसद आ गए हैं। हालांकि ये देखेंगे आपकी सभी सांसद नए हैं, शांभवी चौधरी, राजेश वर्मा, अरुण भारती। एक जो सांसद हैं वीणा देवी, वो कभी पशुपति पारस गुट में थी, उनको लेकर के भी चर्चा चल रहा था कि उनको जो उनके पिता यानी रामविलास पासवान जो थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उन्होंने जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया था वो शायद चिराग पासवान का समर्थन करें। चिराग पासवान की जब पार्टी टूट रही थी तब वीणा देवी पर चिराग पासवान को भरोसा था, क्योंकि उनके पिता ने उन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा जताकर टिकट दिया था, वहाँ से जीत के वो आई थी। तो चिराग पासवान को लगा कि वीणा देवी हमारे साथ रहेंगी, लेकिन अंततोगत्वा वीणा देवी भी पशुपति पारस के साथ चली गई, जिस वजह से चिराग पासवान और उनकी पार्टी के जितने सारे इस साइड, मतलब 2 धड़ों में तो पार्टी बटा हुआ था, जो इस तरफ आ गए चिराग पासवान के साथ आ गए, उनको लगा कि वीणा देवी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। लेकिन चिराग पासवान की रणनीति कहिए, चिराग पासवान की स्ट्रेटजी कहिए, जिस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी में बड़े
बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, एक उनको पद मिला, सौभाग्यवश वही मंत्री पद मिल गया जो उनके चाचा के पास था। और जो चाचा के पास मंत्री पद था उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया था कि पशुपति पारस काम करेंगे, लेकिन जो खाद्य आपूर्ति विभाग था उसमें पारस ने कुछ काम ही नहीं किया, बिहार में भी नहीं किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में कई जगहों पर हमने देखा सुना भी है कि उन्होंने कुछ काम किए हैं, लेकिन पूरे बिहार भर में जो काम करना चाहिए था उन्होंने किया, पूरे देश भर में जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। इस वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को भी साइड कर दिया गया। उनके पार्टी से एक भी टिकट उनको नहीं दिया गया। प्रिंस पासवान का टिकट कट गया। उनके जो बाकी सांसद थे वो जब देखे अंत समय में उन सबको लगता था कि पारस जी को टिकट मिलेगा, 5 सीट पर हम लड़ जाएंगे, लेकिन जब देखा कि नहीं चिराग पासवान का पलड़ा भारी चल रहा है तो खुद पशुपति पारस का भी टिकट कटा, उनके भतीजे का भी टिकट कट गया। इसके अलावा जो उनके सांसद थे महबूब अली कैसर, उनको तो एकदम दूर दूर तक वो नजर नहीं आए। हालांकि बाद में वो चिराग पासवान के पार्टी में कई कार्यक्रमों में देखे जा रहे थे। अंत समय में जब टिकट बंटवारा, जब एनडीए की तरफ नरेंद्र मोदी ने चिराग पर भरोसा जताया तो देखे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि महबूब अली कैसर को एक बार फिर से खगड़िया में टिकट दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। वैसा नहीं हुआ। बीना देवी पैरवी पर आ गई, बीना देवी को रख लिया गया। बीना देवी को भी वो टिकट देना नहीं चाहते थे, लेकिन अंततः वो भी आ गई तो उनको देना पड़ा। तो ये परिस्थितियां ऐसी हुई कि पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन से तगड़ा झटका मिला। इस बार पूरी पार्टी खत्म, इस बार पूरे सांसद गए, मंत्री पद भी छिना गया। अब गठबंधन में वो है कि नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है। अब क्या है कि उपचुनाव है, उपचुनाव या फिर चुनाव जब भी आता है तो हर राजनीतिक दल की एक इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें। भले वो ये चुनाव के पहले मतलब 1 साल हो या 2 साल हो तो उनको कोई चिंता नहीं रहता। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है हर पार्टी, अब वो तो सांसद रह चुके हैं तो उनके मन में कुलबुलाहट उठेगी, बेचैनी बढ़ेगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन एनडीए क्या ये स्वीकार करेगा? क्या नरेंद्र मोदी ये स्वीकार करेंगे? जिस पासवान को नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि वो पासवान वोटर्स को अपनी तरफ खींचेंगे, उन्होंने नहीं खींचा। चिराग पासवान के पास पासवान वोटरों के अलावा जो अगड़े पिछड़े की जो वोटिंग है वो भी उनके साथ है। तो नरेंद्र मोदी उन पर भरोसा नहीं जताना चाहते हैं। उनको दूर दूर तक निकाल कर, मतलब एक तरीके से कहे तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहे हैं पशुपति पारस। पशुपति पारस अगर लोकसभा में चिराग पासवान का समर्थन उन्होंने कर दिया होता या एनडीए गठबंधन का उन्होंने समर्थन कर दिया होता, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर वो चुनाव प्रचार प्रसार कर दिए होते, तब एक भरोसा जगता नरेंद्र मोदी को कि हाँ पारस जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। उन्होंने तो कह के चिराग पासवान का प्रचार प्रसार नहीं किया। उन्होंने तो कहा था कि हम अपने भतीजे का समर्थन करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो दूर दूर तक नजर नहीं आए, उनके तमाम जो चाहने वाले थे वो भी नजर नहीं आए। इससे स्पष्ट रूप से संदेश गया कि पशुपति पारस अपने आप को एनडीए से अलग कर चुके हैं। तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचता है कि वो महागठबंधन में चले जाएं। तेजस्वी फायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव उसका फायदा उठा सकते हैं। पशुपति पारस को अपने खेमे में कर लेंगे, और अपने खेमे में करने से उनको क्या फायदा होगा? उपचुनाव में जो कैंडिडेट पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जिनको जीत नहीं मिली है, उन पर वो टिकट दे करके चुनाव लड़ाएंगे। और क्या चाहेंगे? चिराग पासवान को डैमेज करने की कोशिश तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि हम डैमेज कर दें, महागठबंधन भी चाहता है कि हम डैमेज कर दें। अब 4 जगहों पर चुनाव है, तरारी में, इमामगंज में, बेलागंज में, रामगढ़ में। इन तरारी की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है कि सुनील पांडे जो पहले कभी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं तरारी में, अब वो किसी दल से जाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुनील पांडे गए थे नीतीश कुमार से भी मिलने के लिए जदयू में, लेकिन नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा नहीं जताया। सुनील पांडे कौन है? तो हुलास पांडे के बड़े भाई हैं, जो हुलास पांडे संसदीय के दल के नेता थे। चिराग पासवान की पार्टी में उनको एक बड़ा पद दिया गया था, वो भी अभी भी है, वो चिराग पासवान की पार्टी में है, उनके वो बड़े भाई हैं। अब हुलास पांडे की भी चर्चा एक बीच में उठ गई थी कि भाई वो भी लड़ सकते हैं। हालांकि एलजेपी का ये टिकट नहीं जा रहा है तरारी का, यहाँ से बीजेपी या जदयू लड़ेगी। अब देखिए, पहले जदयू का चर्चा था, लेकिन अब पूरी तरीके से चर्चा हो गई है कि बीजेपी को ये सीट जा रहा है तरारी से, और वहां पर अपना कैंडिडेट बीजेपी ने तैयार कर लिया है। अब तरारी में इसी सुनील पांडे को उतारने की तैयारी
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस के पास में है वो कर सकती है। और यहाँ से कौन उतार सकता है? यहाँ से तेजस्वी यादव अपने गठबंधन में शामिल करेंगे और वहाँ से वो उतार सकते हैं। तो ये एक चर्चा है। इमामगंज में क्या है? इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, तो ये फिक्स है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ही यहाँ पर लड़ेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तमाम जो चुनाव प्रचार आप देखेंगे, गया में चिराग पासवान ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। वहाँ पर जो चिराग पासवान के कार्यकर्ता हैं, जो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ पर चुनाव टिकट के रेस में थे, उनको चिराग पासवान ने टास्क दिया। उन्होंने बूथ स्तर पर जाकर काम किया और जीतन राम मांझी को जिताने के पीछे चिराग पासवान का ही हाथ है। उनके व्यक्ति इन जगहों पर फैले हुए हैं। और ये चर्चा थी कि मतलब गया या जहानाबाद की एक सीट जो है वो शायद चिराग पासवान की पार्टी लोकसभा में मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ की रणनीति कुछ अलग है, तो उन्होंने सट से हाथ पीछे कर लिया और वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के ही खेमे में चला गया। तो वहाँ पे जो चिराग पासवान के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को चिराग पासवान समर्थन करेंगे और यहाँ पर भी डैमेज पशुपति पारस करने की तैयारी में है। बेलागंज की एक सीट है, यहाँ पर जदयू की दावेदारी है। रामगढ़ की सीट है, यहाँ पे बीजेपी की दावेदारी है। तो ये सभी जगहों पर चिराग एक बड़े फैक्टर के रूप में है। और इन जगहों पर अगर चाचा भी अब दिख रहे हैं, चाचा भी ये चारों जगह पर उतारेंगे कैंडिडेट तो डैमेज करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चारों जगह पर उतारेंगे, क्योंकि अगर महागठबंधन में आएंगे तो जदयू आरजेडी भी के भी सीटें हैं, सीपीआईएमएल की भी सीटें हैं। यहाँ पर रामगढ़ में आरजेडी की सीट है, सीपीआईएमएल की सीट है, यहाँ पर इमामगंज, बेलागंज, ये तमाम जो क्षेत्र हैं, तो ये सीटों पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महागठबंधन इसको लेकर के तैयारी कर रहा है। और 2025 के चुनाव में इसी चिराग पासवान के कई सीटों पर आप देखेंगे कि पशुपति पारस की पार्टी के कैंडिडेट उतारे जाएंगे। चिराग को सीधा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तेजस्वी यादव का भले ही उपचुनाव में पशुपति पारस को समर्थन मिले ना मिले, लेकिन 25 में समर्थन जबरदस्त मिलेगा। और ये पूरी तैयारी, पूरी रणनीति तय कर ली गई है। लालू प्रसाद यादव से जो पशुपति पारस है उनकी बातचीत फिक्स हो गई है। एनडीए में पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला। राज्यपाल भी बनाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन राज्यपाल भी नहीं मिले। मतलब कहा जाए तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर पशुपति पारस को फेंक दिया गया है। पारस अब बहुत बड़ा कोई मतलब चमत्कार भी नहीं कर देंगे एनडीए गठबंधन में कि उनको रखा जाए। इस वजह से उनको साइड कर दिया गया है। और आप देखिएगा कि आने वाले 25 के चुनाव से ठीक पहले पशुपति पारस का गठबंधन हो जाएगा महागठबंधन में। और चिराग पासवान जो 30 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, पशुपति पारस भी उन्हीं 30 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, अगर उनको कैंडिडेट मिलता है तो। क्योंकि उनके कैंडिडेट कौन होंगे, क्या बलशाली लोग होंगे, धनबल होगा, बाहुबल होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कौन जाएगा डूबती नाव पर सवार होने के लिए? चिराग पासवान की पार्टी में पासवान जाति के साथ साथ बाकी जातियां भी इंटरेस्टेड हैं, तो वो मतलब डूबती नाव पर तो कोई सवारी करेगा नहीं। चिराग पासवान जो हैं उनके सीट पर लड़ने की तैयारी करेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति बन रही है। इसके हिस्से में पशुपति पारस है जो चिराग के डैमेज करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा रितेश, एक सवाल है, जिस तरीके का हाल पप्पू यादव का हुआ वैसा ही हाल इनका भी हो सकता है? पप्पू यादव की राजनीति और उनकी रणनीति अलग है। पशुपति पारस की राजनीति बिल्कुल अलग है। मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव ने तो अपने डूबते नाव को ऊपर कर लिया है, पारस कैसे करेंगे? पारस के पास क्या है? कौन बड़े ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके डूबती नाव को सवार करेंगे और ऊपर करेंगे? सहारा सिर्फ लालू प्रसाद यादव का भी हो सकता है, और वो भी लालू प्रसाद यादव को आपने देखा मुकेश सैनी के साथ क्या किया उन्होंने। तो इस बार विधानसभा में क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इतना तय मानिए कि 2025 में महागठबंधन के साथ पशुपति पारस दिखेंगे। देखिए, पशुपति पारस जो है अब चिराग पासवान की टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी इस प्लान में शामिल हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386